तो ये भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि प्रतिहारों की पहली कैपिटल कौन सी थी? भिनमल। और यहाँ पर भिनमल का जो जिसने प्रचलित किया वो था नागभट्ट वन। और नागभट्ट वन के लिए जो टाइम पीरियड है थोड़ा-थोड़ा लगभग 730 से 760 माना जाता है। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। तो मैं इंक चेंज कर देता हूँ 1 सेकंड। तो व्हाट आई एम सेइंग, नागभट्ट वन के लिए जो टाइम पीरियड माना गया वो कितना माना गया? और गोपाल जो अपनी गद्दी पे बैठा है, कब बैठा है गोपाल? पालों का जो इलेक्टेड हेड था गोपाल, कब बैठा गद्दी पे वो? 7 750 से 770। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि गोपाल का समकालीन कंटेम्परेरी कौन था? नागभट्ट वन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और नागभट्ट वन को हमेशा इतिहास में याद किया जाता है कि अगर नागभट्ट वन नहीं होता तो इस्लाम या मुस्लिम बहुत पहले अंदर घुस गए होते हैं। मुस्लिम्स को रोकने वाला जो था वो था आपका नागभट्ट वन, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं। बताइए कौन था वो जिसने 712 में सिंध पे कब्जा कर लिया था? मुस्लिम इन्वेडर था वो कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद बिन कासिम था। तो सोचो, अब मैं बात कर रहा हूं, जबकि हम बात कर रहे हैं ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की बातें है ना। तो अभी तक इस्लाम को रोकने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार। क्योंकि देखो, ये है सिंध और यहाँ पर ये गुर्जर प्रतिहार है, तो रोक कौन रहा है इनको? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों में भी सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है? नागभट्ट वन, जिन्होंने कभी भी जो मुस्लिम इन्वेजन था उसको राजस्थान, गुजरात और पंजाब में नहीं आने दिया। गॉट इट? और यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ आपको चालुक्यास पढ़ाए थे। एक पहले के चालुक्यास, एक बाद के चालुक्यास। पहले के चालुक्यास क्या थे? बदामी। और बाद के कल्याणी। कल्याणी। ठीक है, तो याद करिए। अभी तो खैर ये पुराने वाले होंगे चालुक्यास, ये कौन से हैं? तो कहीं ना कहीं उस समय गुजरात को ज्यादा कौन रूल करता था? चालुक्यन रूलर्स। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और ये भी याद रखेंगे कि जब गुर्जर प्रतिहार अपने क्लाइमेक्स में थे, मतलब इनका जब साम्राज्य था, तो चालुक्यन रूलर्स इनके अंडर ही काम करते थे। चालुक्यन रूलर एक तरह के इनके क्या हो गए? वेसल हो गए। वेसल तो समझते हैं ना आप लोग? यानी कि सोवरेनिटी किसकी होगी? गुर्जर प्रतिहारों की। और ये भी कहा गया है, काफी इतिहासकार मानते हैं कि जो चालुक्यन थे और जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनका आपस में काफी अच्छा संबंध था। इसीलिए इतिहास में आपको ना के बराबर दिखेगा कि गुर्जर प्रतिहार और चालुक्यन की लड़ाई हो रही है, ना के बराबर। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस आ- सर। अब देखिए, यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बात की गई है, एक तो ध्रुव की बात की गई है। ध्रुव को आप जानते ही हैं, मैंने कहा था ध्रुव ने किसको हराया? वत्सराज को। किसको हराया? वत्सराज को। वत्सराज। और ऐसे ही गोपाल 3 भी आपका एक राष्ट्रकूटों का शासक है। तो याद रखना, गोपाल 3 के बारे में हम तब ज्यादा चर्चा करेंगे जब हम कहां पहुंचेंगे? राष्ट्रकूटों में। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है? जो अपर गंगा वैली है और जो मालवा वाला क्षेत्र है, ये ज्यादातर कब्जे में रहा है वो राष्ट्रकूटों के पास रहा है। पर राष्ट्रकूटों ने इस पे कभी आधिपत्य हासिल नहीं करना चाहा। ये लोग बस लूटते थे और नीचे चले जाते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डेक्कन में रहने वाला आदमी, नॉर्थ में उसको ज्यादा लोभ नहीं था, उसको ज्यादा लालच नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनकी लड़ाई ऑलरेडी नीचे हो रही थी साउथ में, राइट? तो यहां पर हमने क्या देखना है कि आपको याद रखना है, कभी आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या कभी राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पे आक्रमण किया है? तो आंसर है यस। ध्रुव ने कुछ समय तक कन्नौज को अपने पास रखा हुआ है, कुछ समय तक, हाँ, ज्यादा नहीं। और गोपाल 3 इसने भी कुछ समय के लिए कन्नौज को अपने पास रखा, पर कभी उसको परमानेंट नहीं करा कोशिश, राइट? और देखो, राष्ट्रकूटों तो हमेशा हमने देखा है काफी शक्तिशाली रहे हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा है, राष्ट्रकूटास डिफीटेड दी प्रतिहारास। और जब ये प्रतिहारों को पूरी तरह हरा देते थे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रतिहारों की पहली कैपिटल भिनमल, पर आगे चल के उनकी कैपिटल क्या बन गई है? कन्नौज। सबसे ज्यादा कन्नौज किसके कब्जे में रहा? प्रतिहारों के। तो राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हराया, तो ऑब्वियसली उन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया होगा। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने कन्नौज छोड़ के कहां चले गए? वो डेक्कन। और उन्होंने फील्ड फ्री कर दिया पालास के लिए, और ये स्टोरी हमने देखी है। इसका फायदा कौन उठाएगा? धर्मपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो मेन इंटरेस्ट था राष्ट्रकूटों का वो कभी कन्नौज रहा ही नहीं। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था मालवा और गुजरात।
और एग्ज़ैक्टली उनको गुजरात चाहिए था। तो मालवा इसलिए आ रहा था क्योंकि मालवा नोन रूट एक ही था। तो मालवा उनको इसलिए चाहिए था फॉर द सिक्योरिटी, जिससे कि वो बफर बना पाएँ। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, अगर आप किसी प्राइम लोकेशन को हासिल करते हैं, तो उसके आस-पास वाली लोकेशन भी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि वो एक बफर का काम करती है। कभी किसी ने आक्रमण कर दिया, तो पहले वो बफर में आएगा ना, ये वाला एरिया पे, जिससे कि आपको संभलने का टाइम मिल जाएगा। आप डिफेंड कर पाएँगे, जिससे कि आप अपनी मेन लोकेशन को बचा पाएँ। तो असल में राष्ट्रकूटों को गुजरात चाहिए था। मालवा तो एक बफर ज़ोन की तरह उनको चाहिए था, राइट? तो इसीलिए ज़्यादातर लड़ाई होती थी गुजरात और मालवा। एंड लगा हुआ है, एंड इसलिए लगा है क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय मात्र एक ही नोन रास्ता था। गुजरात अगर आना है नॉर्थ से या गंगा वैली से, तो एक ही नोन रास्ता क्या था? मालवा। मालवा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? और। या नहीं लगा है, और नहीं लगा है, मतलब इंग्लिश में और, हिंदी में, ठीक है? चलिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रियल फाउंडर कौन है प्रतिहारों का? रियल फाउंडर है आपका भोज। अब इतिहास में क्या है देखो, स्कॉलर्स क्या करते हैं ना, या तो कन्फ्यूजन ना हो तो 1-2 लगा देते हैं, जैसे अकबर 1, अकबर 2। यस, जैसे राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? अशोक। अकबर सेकंड। ये कौन सेकंड। था? अशोक वाला कौन था ये? राजा राम मोहन रॉय और अशोक कहाँ है? 261? ये पूनम जी थी ना? सर मैं अकबर ही कहने वाली थी। हाँ, थोड़ा सोचो। अब देखो मिहिर भोज, देखो ऐसा है, प्रॉब्लम क्या थी आगे चलकर, एक परमार, ये भी एक अपने, है ना, आएँगे, अभी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। परमार में भी एक राजा आया, क्या क्या नाम है उसका? भोज, ठीक है? राजपूतों में ही आते हैं परमार भी। तो एक राजा भोज, तो इसीलिए स्कॉलर्स ने परमारों का भोज और प्रतिहारों के भोज के लिए डिफरेंस करने के लिए, प्रतिहारों के भोज में एक वर्ड यूज़ कर लिया है, मिहिर भोज। अब देखो हमारी मेंस राइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। क्या होगा? कभी आप लोग मेंस राइटिंग करते हैं पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहारों में, तो वहाँ पर आप भोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी-कभी आपने कुछ ऐसा टॉपिक लिखना होगा जहाँ पर आपको दोनों भोज चाहिए। कौन-सा भोज? एक परमार का भोज और एक प्रतिहारों का भोज। तो उसमें याद रखना, ये एक स्टैंडर्ड है कि मिहिर भोज केवल किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? गुर्जर प्रतिहारों के राजा के लिए। क्या मैं समझा पाया? आप मिहिर भोज का इस्तेमाल कभी भी परमार के भोज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार। चलिए, और यहीं से आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। मिहिर भोज मैच द फॉलोइंग में कहाँ मैच करेंगे? गुर्जर गुज्जर प्रतिहार। प्रतिहारों पे, ठीक है? अब देखिए ये जो भोज है, जिसको एक रियल फाउंडर कहा जा रहा है, हम 2 चीज़ें समझेंगे। इसको रियल फाउंडर क्यों कहा जा रहा है? नागभट्ट 1 ने भी तो कहीं न कहीं बहुत काम किया, नागभट्ट 2 ने भी बहुत काम किया, पर ये मिहिर भोज यानी कि भोज को ही रियल फाउंडर क्यों कहा जा रहा है, इसे समझेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि हमें पता चलता है कि इसकी जो पहले की ज़िंदगी है, जब ये यंग था, युवराज था, उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है? उसमें कोई डेटा हमारे पास, कोई अभिलेख, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इसका अर्ली लाइफ़ का कोई पता हमें नहीं चलता है, ठीक है? ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, हाँ। अब सबसे पहले उस क्वेश्चन में आते हैं कि इसको रियल फाउंडर क्यों कहा गया है? इसको रियल फाउंडर इसलिए कहा गया है, देखिए, उस समय का, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होते नहीं थे, मानते हो ना ये बात? और हमेशा किसी भी देश की जो एक फॉरेन पॉलिसी होती थी, वो कैसे होती थी? वो ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? धर्म से। और धर्म में अगर आप देखोगे ज़्यादातर वो डिफेंसिव पॉलिसी में नहीं चलता था, वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में चलती थी। जैसे अश्वमेध का नाम सुना है आपने? तो ज़्यादा इनकी यस सर। फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी होती थी? एक्सपेंशनिस्ट होती थी। ये लोग फैलाते थे अपना, ठीक है? इसीलिए हम मैपों में क्या देखते हैं? ओवरलैपिंग देखते हैं, राइट? तो यहाँ पर इसने क्या किया था? ही वाज़ द वन जिसने, क्या कहेंगे इसको, डिप्लोमैटिक एंड टेरर दोनों दिखाया। आई रिपीट, इसने दोनों रणनीति अपनाई, डिप्लोमैटिक एंड टेरर। टेरर मतलब फियर भी दिखाया इसने, ठीक है? तो ये दोनों रणनीति दिखाने वाला डिप्लोमैटिक, मुझे उम्मीद है आप समझते हैं डिप्लोमैटिक का क्या मतलब होता है। इसमें किसी भी तरह से सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये सारा गेम होता है माइंड का। आप कितना अच्छा आपका बोलने का तरीका है, कैसे आप चीज़ों को नेगोशिएट कर सकते हैं, वो किस हेडिंग में आता है? डिप्लोमैटिक। और टेरर मतलब आर्मी।
ठीक है? तो इन दोनों का जिसने सबसे अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल किया, वो किया था मिहिर भोज ने, ठीक है? अब इसका जो इलैबोरेटेड वर्ज़न है, उसको जब प्री आपका हो जाएगा, जिनको लगेगा कि उनका प्री बहुत अच्छा चला गया है, फिर इसको मेन्स राइटिंग में जब हम हैं, इसको इलैबोरेट करेंगे, राइट? फिलहाल इतना याद रखना कि इसको रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी, डिप्लोमैटिक प्लस टेरर। क्या मैं समझा पाया? येस और नो? क्लियर है ना? अब देखो जो मैंने बताया वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता है, हमें कुछ इससे रिलेटेड कोई डेटा मिलता ही नहीं है। परंतु आगे चल के हमें पता चलता है कि जो जिसने अंपायर को रिबिल्ड किया, जैसे एक नागभट्ट सेकंड का भी नाम आता है, उसने भी अंपायर को रिबिल्ड किया, फिर डाउनफॉल हुआ, फिर इसने रिबिल्ड किया, दोबारा से बनाया और ऐसा बनाया कि काफ़ी समय तक वो स्थिर रहा। काफ़ी समय तक वो क्या रहा? स्थिर रहा और इसने कहीं न कहीं 836 में किसको रिकवर कर लिया? कन्नौज को। किसको रिकवर कर लिया? कन्नौज को, ठीक है? क्योंकि कन्नौज का हमने देखा ही है, कभी वो पालो के पास जा रहा है, कभी प्रतिहारों के पास जा रहा है, ठीक है? और ज़्यादातर कन्नौज किसके पास रहा है? प्रतिहारों के पास, ठीक है? और इवेंचुअली फिर से इसको राजधानी बना दिया गया। याद करो, सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया? अगर मैं प्रतिहारों की बात करूँ, तो वहाँ पर नाम किसका डाल देना? वत्सराज ने पूरा धर्मपाल को हटा के फेंक दिया था बाहर और उसको डिक्लेयर कर दिया राजधानी। किसको? कन्नौज को। पर इवेंचुअली नीचे से कौन आ गया? ध्रुव। फिर ये भागा, फिर कौन आया? ठीक है? तो पहले इनकी कैपिटल क्या थी? भिनमल। क्या थी पहली कैपिटल? फिर इन्होंने सेकंड कैपिटल क्या रखी? और परमानेंट कैपिटल क्या रखी? कन्नौज। क्योंकि जो आज दिल्ली का वर्चस्व है, वो एक समय किसका वर्चस्व था? कन्नौज का। कन्नौज का। चलो और आगे देखो, इसने भोज ने जो भी अपना एक एक अपना वो जो स्वैग रखा था ना, पूरब की तरफ, ठीक है? यानी कि पूरब क्या हुआ? पालों का। पाल डरते थे भोज से क्योंकि अगर आप देखोगे प्रतिहारों के पूरब में कौन पड़ेगा? पाल। पाल डरते थे इससे, इतना इसका आतंक था, ठीक है? परंतु आगे हम देखेंगे कि इसको हराने वाला है धर्मपाल का पुत्र, क्या नाम है? देवपाल। धर्मपाल का पुत्र कौन है? देवपाल, ठीक है? अब आगे देखेंगे, अब ऑब्वियसली वो देवपाल से हार गया है, तो फिर वो कहाँ को मुड़ेगा? अब उसको लगेगा देवपाल को हराना मुश्किल है, तो ये किधर को घूमेगा? टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया एंड द डेक्कन एंड द गुजरात। अब इसको यहाँ घुसने का मतलब है किससे पंगा ले रहा है? राष्ट्र राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों से। और यहाँ पर एक बड़ा खूनी युद्ध होगा, सैंग्विनरी खूनी युद्ध होगा। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। बहुत घातक युद्ध है ये, बहुत मरे थे इसमें लोग। अभी मैं उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मिलेगा पूरा डेटा जब हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल इतना याद रखेंगे, नर्मदा घाटी के पास, माफ करना, नर्मदा बैंक के पास जो खूनी युद्ध हुआ, जो इतिहास में काफी फेमस हुआ था, वो किस-किस के बीच हुआ था? वो हुआ था प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच, ठीक है? क्लियर हो रहा? परंतु यहाँ पर जो युद्ध हुआ तो कुछ भाग अभी भी मालवा का किसके पास रहा? भोज के पास और कुछ गुजरात का भाग किसके पास रहा? भोज के पास। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये बोन ऑफ कंटेंशन हो गया है। गुजरात का कुछ हिस्सा प्रतिहारों के पास, कुछ राष्ट्रकूटों के पास। मालवा का कुछ हिस्सा प्रतिहारों के पास, कुछ हिस्सा ऑब्वियसली भी लड़ाई तो और होनी ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देखो भोज जो है पूरी तरह तो नहीं हार रहा है ना। तो भोज देखो राष्ट्रकूटों को भी हिला रहा है। राष्ट्रकूटों को हराना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि देवपाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसने किसको हरा दिया? भोज को। हालाँकि इसमें एक और स्टोरी ये है कि कभी भी देवपाल और भोज की लड़ाई हुई नहीं, ये कहा गया है। देवपाल ने देवपाल ने स्वीकार कर लिया था कि मैं तुम्हारे अंडर रहूँगा, तुम आक्रमण मत करो। मैं तुम्हें जो भी तुम्हारी कंडीशंस हैं, मैं मान लूँगा। अब देखो स्टोरीज़ तो हमें अलग-अलग मिलती है, पर इतना याद रखना कि फैक्ट्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा आपका जो इस स्लाइड से जो क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि समकालीन, कंटेम्परेरी। आपको क्या दिख रहा है? भोज और देवपाल क्या दिख रहे हैं आपको? कंटेम्परेरी दिख रहे हैं। और कौन-कौन कंटेम्परेरी दिख रहा है आपको? अच्छा एक चीज़ और याद रखना, कंटेम्परेरी से इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं आपसे? है ना? आप कभी भी देखना बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए होता है क्योंकि देखो कभी-कभी ये होता है ना जैसे आप ऐसा समझो जैसे मैंने बोला अभी सबसे पहले नागभट्ट वन को देखो, नागभट्ट वन।
इसका समय काल मैंने रखा है 730 से 760 माना जाता है। उतने में गोपाल को देखो, गोपाल का समय काल क्या है? 750 से 70। 770। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा मैं एक काल्पनिक कर रहा हूँ, इसको मैं 780 कर देता हूँ मान लो। हालाँकि ये सही नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए। अब ये है गोपाल के बाद कौन आएगा? धर्मपाल। कौन आएगा? 770 से 810 मानते हैं ना ये बात? तो होता क्या है अब इस हिसाब से आप देखोगे इस डेटा के हिसाब से नागभट्ट वन किसके समकालीन हो गया? गोपाल के भी और धर्मपाल के भी। तो व्हाट आई मीन टू से अब आपके मन में प्रश्न आएगा फिर सर कैसे करें? देखो इन क्वेश्चंस को रटा नहीं जाता है। इन क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा और डेटा मैं आप लोगों के प्रोवाइड कर दूँ, फिर भी अपने लेवल पे क्या करना ना, जो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ, उनमें आपने कभी भी ये